हेलो बच्चों, सभी को आपको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। मेरे सभी प्यारे बच्चों का निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथ्स के और साइंस के एक प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां से आप अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको इजी वे पे क्लियर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिसको मुझको लगता है कि आपको मैंने बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, तो उनका एक बार मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जो और भी क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, जहां पर वो वैल्यू बेस्ड ना होकर मेरे प्यारे बच्चों अल्फा बीटा थीटा फाइव एंगल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनको देखते ही बच्चे को एकदम से बहुत तेजी से डर लगता है कि मैं इसमें क्या करूं। और कुछ भी जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा और आपके अंदर का डर दूर करूंगा कि ये कुछ भी नहीं है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को किए हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग 2 मिनट 2.5 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का जो मेरा ये वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए, वो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पर, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक जो आपके क्वेश्चन हुए थे उनको ना लेकर हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन की सीरीज इसको दे सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आप अभी 10th क्लास में हो तो पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, तो उनको हम लोग कितना इजी तरीके से पढ़ सकते हैं मैं इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर मैं आपसे बताऊं पिछली वीडियोज में कि मैंने आपको बताया था हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चंस थे उनके बारे में, तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि पूरी हाइट एंड डिस्टेंस में मैं एक कॉमन सी बात बता देता हूं कि किस तरीके के आप लोगों ने डायग्राम्स पढ़े, किस तरीके के क्वेश्चंस पढ़े। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे जो मैंने बताया या आप अपने खुद से किए होंगे, वहां पे 5 से 6 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। एक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पढ़ के उनका डायग्राम बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि एक ट्राइंगल के अंदर कुछ ऐसे 2 ट्राइंगल बनते हुए क्वेश्चंस आपको दिखाई होंगे। एक तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्विंग अच्छे से आना चाहिए। दूसरे क्वेश्चंस को आपने देखा होगा कि जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस आए या बुक्स में क्वेश्चन आए, वो कुछ इस तरीके के सवाल पूछे गए कि एक ही जगह से टॉप और शीर्ष का कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे गए। एक ऐसे क्वेश्चन की टाइप की सॉल्विंग आना चाहिए। तीसरा नंबर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको याद होगा, क्वेश्चन आपने हाइट एंड डिस्टेंस में किया तो कुछ इस तरीके से एक ऊपर के टॉप से ऊपर के बॉटम का उसने एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया। कुछ इस तरीके के सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए। चौथा नंबर पे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एक ही जगह पर रहते हैं और उसके बॉटम का और उसके थोड़ा नीचे से एक ही जगह के 2 जगह का एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे दे देता है। इस टाइप का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना आना चाहिए। और इसके बाद आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के इस सीरीज में देखा होगा कि एक जगह पर 2 टावर हैं, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से, और उनके सेम हाइट के रहते हैं और कुछ इस तरीके के एंगल ऑफ एलिवेशन बेस्ड आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के 20, 30, 40 क्वेश्चन है, वो सब इन्हीं पर बेस्ड है, इन्हीं पैटर्न पर बेस्ड है। इन पैटर्न को मैंने हर तरीके का पैटर्न आपको बताया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का होगा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके का होगा कैसे सॉल्व करोगे। आर.एस. अग्रवाल बुक में जो भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग इस चीज को बिल्कुल आसानी से देख सकते हो और समझ सकते हो कि ये जो 5-6 टाइप के, एक आध टाइप और भी हो सकता है जिनका डायग्राम कुछ अलग बन सकता है और वहां से पेपर। एक तो एरोप्लेन वाला मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर आपको याद हो कि कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारा बना हुआ था, याद होगा अगर आपका, ऐसा कुछ ये डायग्राम बना था एरोप्लेन बेस्ड पर, जिसमें हमारी स्पीड पूछा था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये डायग्राम बना हुआ था। तो ये 6-7 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आपके बोर्ड पेपर में, अगर इस बार इसको देगा तो इस बार इसको दे देगा, इसको देगा तो इसको दे देगा। तो आपको हर तरीके से जितने टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बन सकते हैं उनको सबके लिए आपको तैयार रहना है। और देन आपको उन हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड जो क्वेश्चन है
जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हमको सॉल्व करना है, उसकी सॉल्विंग पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसको आपसे ए नाम दूं, इसको बी नाम दूं, इसको सी नाम दूं, इसको डी नाम दूं, तो इसमें से आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, ए बी सी डी ई एफ, ये चीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो उस जो टाइप आपको परेशान किया होगा, जिसमें आपको दिक्कत हुई होगी ए बी सी डी ई एफ में, उस टाइप को मैं अगेन 2-4 क्वेश्चन लेके उसी कैटेगरी के सॉल्व करा दूंगा। तो आपको ये जो अंदर का डर है हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन का, वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो कि मैंने बताया कि आपको जो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इन्हीं पर बेस्ड होंगे जो आप सामने देख रहे होंगे। तो बहुत ही प्यारा सवाल हम लोग लेकर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी आर्यस अग्रवाल की जो बुक है उनके क्वेश्चंस नहीं है, ये मुझे दूसरी बुक्स से मिले हैं, लेकिन मैंने बताना उचित समझा, चाहा तो उसको मैं बताने की आप लोगों की कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने। ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे मैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें दे रखा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, if the angle of elevation of cloud from a point h meter above a lake, from a point h meter above lake, प्यारे बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़ना है और इसकी एक एक मीनिंग को समझना है। बहुत ही प्यारा सवाल है। इस अल्फा and the angle of depression of its reflection and the angle of depression of its reflection in lake is beta. Prove that height of the cloud, prove that height of the cloud, that is h tan beta plus tan alpha divided by tan beta माइनस tan alpha। बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के लिए, ये सामने लिख रखा है मैंने, आप लोग देख सकते हैं, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड है कि हम लोग उस क्वेश्चन को किस तरह से करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इस सवाल को पढ़ता हूं, इसके बाद हम लोग मिलके करते हैं। क्या लिख रखा है? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर above lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, then prove that height of the cloud is given by h tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha। चलिए, कह रहा है कि एक क्लाउड है और एक लेक है। लेक है, जहां पे लेक का मतलब आपको पता होगा वहां पानी भरा होगा। उससे आपको h मीटर ऊपर आप खड़े हैं, कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वहां से वो क्लाउड को देखता है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसको पता चलता है कि जो क्लाउड है कितना है मेरे बच्चों, अल्फा है। लेकिन अगर वो क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बनता है, अब बताओ ऊपर क्लाउड है, नीचे पानी भरा हुआ है लेक में, तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ होगा कि नहीं होगा? जो आपके ऊपर क्लाउड है उनका रिफ्लेक्शन मींस उसकी इमेज दिखेगी कि नहीं दिखेगी पानी में? क्योंकि अब ऑब्जर्वर ऊपर है और उसका जो इमेज बन रहा है वो पानी में नीचे बन रहा है, तो वो ऊपर से नीचे देख रहा है, तो उस केस में उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन बनता है, ऊपर से नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन बनता है। तो उसी रिफ्लेक्शन का अगर हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन देख पा रहे हैं, तो ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि वो बीटा दिख रहा है। तो आपको दिखाना है कि जो हाइट ऑफ द क्लाउड है, जो क्लाउड की हाइट आएगी वो h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा आएगी। राइट, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों के लिए। तो आप कहोगे कि सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक लेक बना लेना होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये मेरे प्यारे बच्चों लेक है, जहां पे ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये मेरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लेक है। अब कह रहा है कि इससे h मीटर एबव, देखिए लेक से h मीटर एबव, तो मैं कहूंगा
तो बच्चों ये लेक हो गई यहाँ तक, उसका ये बेस हो गया। यहां से मैंने ये कितने मीटर ले लिया, h मीटर ले लिया। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, यहां से किसी क्लाउड का, तो क्लाउड कहीं यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझको, क्लाउड होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं क्लाउड ले लूं, ये मेरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, क्लाउड हो जाएगा। यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है कि इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ इस तरीके से बनता है कि नहीं बनता है, बताओ। इसको वो कितना देख पा रहा है, अल्फा देख पा रहा है। इस क्लाउड का इस h मीटर एबव लेक से ये मेरा कौन खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है, जो उस चीज को देख पा रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बन पा रहा है। अब ये जो लेक में पानी भरा है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसमें इस क्लाउड का, जो ये क्लाउड है ऊपर देख पा रहे होंगे, इसका यहाँ पे कहीं ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है, क्लाउड का इमेज दिखाई दे रही। पानी में आप देखिए ऊपर खड़े हो जाए, नीचे पानी भरा हो, तो आप इसमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं कि यहाँ कौन सा बंदा ऊपर खड़ा हुआ है। तो इसी क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बन रहा है, उस अब ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, क्लाउड का रिफ्लेक्शन ये है, ये क्या है, क्लाउड का रिफ्लेक्शन पानी में। तो वो देख पा रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है, यहां से कुछ एंगल बनेगा, बताओ कि नहीं बनेगा। तो आप कहोगे कि सर यस बिल्कुल बनेगा, ये हमारा एंगल बन पा रहा है, ये एंगल बन पा रहा है। अब देख पा रहे उल्टा जेड बन रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे देख रहा है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, बीटा बन पा रहा है। तो उस हिसाब से कह रहा है कि आपकी जो हाइट ऑफ द क्लाउड, जो क्लाउड की हाइट है, अब बताओ क्लाउड की हाइट यहां से लगा के पूरी यहां तक है कि नहीं है। तो आप कहोगे सर यस बिल्कुल है। इसी जो क्लाउड की हाइट को अगर हम लोग अपने लिए x मान लें, कितना मान लें, x, तो हमें दिखाना है कि जो क्लाउड की हाइट x आएगी, उसकी वैल्यू h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपान tan बीटा माइनस कितना आएगी मेरे बच्चों, tan अल्फा आएगी। आप देख सकते हैं इसको, अगर हम लोग यहां से नीचे इसको वर्टिकली मिला लें तो और भी बेहतर हो जाएगा डायग्राम ये, ठीक है। और ये आपके सामने डायग्राम है, आप देख सकते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूं A B C, इसको आप क्लाउड है तो इसको A का कॉम्प्लीमेंट दे दो रिफ्लेक्शन के लिए, और ये आपका इसको P कर दो, इसको आप क्या कर दो, Q कर दो, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो हम लोग इसको देखेंगे कि जो PQBC एक रेक्टेंगल बनेगा जिसमें PQ h मीटर है बच्चों, तो जो BC होगा उसकी भी वैल्यू मेरे बच्चों कितना आएगी, आप कहोगे कि सर h मीटर आएगी, ठीक है। HM मत लिखो, सीधा h से लिखो, वरना खुद परेशान हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा, बार बार कंफ्यूज होगे। तो आप h लिखो, यूनिट आप मुंह से बोल सकते हो, ठीक है। तो h मीटर, तो ये दोनों PQ और BC h आएंगी। तो आप बताओ AB की वैल्यू कितना आएगी, तो आप कहोगे कि सर यहां से यहां तक x है, BC हमारे h है, तो आप लिख सकते हैं जो AB की वैल्यू आएगी वो x माइनस h आएगी, ठीक है। AB की वैल्यू आपकी कितना आएगी मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस h। इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमको दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो APB बन रहा है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल BPA डैश बन रहा है, BPA डैश बन रहा है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका हमको tan लगा के सॉल्व करना है, क्योंकि tan बीटा tan अल्फा tan बीटा tan अल्फा दे रखा है। तो tan अल्फा लगाओगे तो परपेंडिकुलर बटा बेस चाहिए, tan बीटा भी लगाओगे तो परपेंडिकुलर बटा बेस चाहिए। इस वजह से इस चीज को हमको क्या करना पड़ा है, अप्लाई करना पड़ रहा है। क्लियर, चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब बताओ मुझको, अब हमें tan बीटा लगाओगे BPA डैश में जब कभी भी, तो ये परपेंडिकुलर मेरा क्या बनेगा, A को कॉम्प्लीमेंट B, एक A डैश B, जिसको आप कह सकते हो क्या बनेगा, A डैश B। अब A डैश B तो हमको पता नहीं है, लेकिन आपको एक चीज अभी मैंने हाल ही के दिनों में फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ाया है, जब प्लेन मिरर बता रहा था, तो वहां पे मैंने बताया कि जो प्लेन मिरर हमारा होता है, जब वो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को प्रोवाइड करता है, तो हम लोग देख पाते हैं कि वो मिरर के बिहाइंड वर्चुअल इमेज देता है, और उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज प्रोवाइड करता है जितनी दूर पर उसके सामने ऑब्जेक्ट खड़ा होता है।
उतने ही दूर पर, उतने ही सेम, उतनी ही डिस्टेंस पर वो पीछे इमेज प्रोवाइड करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये आप समझ लो कि जो वाटर होता है दैट बिहाइंड लाइक ए मिरर, तो ये यहां से पानी शुरू हुआ नीचे, जो क्यूसी है वो आपका एज ए क्या दिखेगा, आपको मिरर दिखेगा, तभी तो इसका इसमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो उस केस में जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर पर ही इसके पीछे नीचे वर्चुअल क्या दिखाई दे रहा होगा, रिफ्लेक्शन मींस इस क्लाउड की इमेज दिखाई दे रही है फिजिक्स के प्रिंसिपल से। देखिए मैथ्स और फिजिक्स बिल्कुल एक दूसरे से कोरिलेट करती है, इसलिए हमको इस चीज को दोनों को मिलाकर बिल्कुल से पढ़ने की जरूरत होती है, तब जाके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो पाते हैं। यही लिए बोला जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जिस बच्चे की मैथ अच्छी होती है उसकी फिजिक्स अच्छी होती है, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी होती है उसकी बायो होती है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो का कॉम्बिनेशन चलता है, मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन चलता है। तो मैंने क्या बोला एक बार फिर से आप सुनिए कि अगर आप लोग बताओ जो क्यूसी है, क्योंकि ये वाटर भरा है तभी इस क्लाउड की यहाँ इमेज बन रही है। तो हम लोगों ने पिछले दिनों फिजिक्स में क्या पढ़ा मिरर के केस में, वो भी प्लेन मिरर में। जो प्लेन मिरर होते हैं, अगर हम लोग उनके सामने कोई, अगर ये प्लेन मिरर है इसके सामने मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो इसकी जो इमेज बनेगी वो जितना डिस्टेंस से यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो 25 सेंटीमीटर पर रखा है, तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही पीछे उसकी क्या दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। वही चीज मैं कह रहा हूं कि क्यूसी यहाँ से पानी भरा है नीचे, ऊपर मेरा क्लाउड है, जितना ये डिस्टेंस ऊपर एसी है उतना ही डिस्टेंस नीचे ए डैश सी होगी कि नहीं होगी। ये हमारा कौन कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्लेक्शन के रूल के हिसाब से अगर हम प्लेन मिरर में किसी चीज की इमेज बनाते हैं, उस हिसाब से जो AC की वैल्यू होगी वो ए डैश सी के बराबर होगी। जितनी दूर पर इस वाटर से, इस मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर पर उसकी नीचे इमेज होगी। अब बताओ AC x था, तो जो ए डैश सी होगा उसको भी हम लोगों ने कितना बता दिया होगा, x होगा। अगर ये x होगा, ए डैश सी होगा, अब बताओ मेरा पूरा ए डैश बी जो कि पी ए डैश बी का, पी ए डैश बी राइट एंगल ट्राइंगल बनता, उसमें ये पूरा निकल आया कि नहीं निकल आया, तो आपका आंसर होगा यस निकल आया। तो अब इसमें अगर मैं ए पी बी में, ये हमारा क्या है, आप इसको लिख सकते हो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के रूल से जो ये AC होगा और जो ए डैश सी होगा उसकी वैल्यू आपस में बराबर होगी। जितने दूर पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर के सामने उतनी ही दूर पर पीछे उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो अगर हम लोग APB निकालें तो अब बताओ राइट एंगल ट्राइंगल में, तो आप कहोगे कि सर जो हमारा tan अल्फा होगा वो मेरा परपेंडिकुलर इसके सामने AB और इसका जो बेस होगा सर वो मेरा PB होगा। तो बताओ tan अल्फा की वैल्यू कितना तुम लोगों ने कहा है, AB x माइनस एच बोला है और PB नहीं पता है तो इसको आप y मान लो, तो आप कहोगे कि सर y होगा। होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम क्रॉस इंटू कर दें तो आप कहोगे कि y इंटू tan अल्फा की वैल्यू सर वैल्यू होगी x माइनस एच। बताओ ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके बाद आप कहोगे कि सर जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ए डैश पीबी, उसमें अगर आप बताओ tan बीटा लगा दो तो आप कहोगे कि सर अल्फा लिख गया, tan बीटा लगा दो मेरे बच्चों। तो ये बीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है पूरा ए डैश बी अपान जो आपका बेस है वो सेम है पीबी। तो ए डैश बी की वैल्यू यहां से लगा के यहां तक, तो इतना पोर्शन तो मेरा x है, इतना पोर्शन h है। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, x प्लस h होगा कि नहीं होगा। तुम्हें दिख रहा होगा ए से सी, ए डैश से लेकर सी तक x है और बी सी h है, मुझे पूरा चाहिए और ये मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर अगर क्रॉस इंटू कर दीजिए तो y का tan बीटा वैल्यू आ जाएगी x प्लस h आ जाएगी, ठीक है। अब बताओ आप कहोगे कि सर मुझको y की यहाँ जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ x चाहिए, मुझे h चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, y एलिमिनेट करने के लिए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इन दोनों को मैं बच्चों रेशियो में लिख दूंगा। बस अब केवल सॉल्विंग बची हुई है, उसको मैं क्या लिख दूंगा मेरे बच्चों, रेशियो में लिख दूंगा। तो रेशियो में लिख दूंगा तो उससे क्या होगा, y एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दोनों को अगर मैं रेशियो में लिखूं तो आप कहोगे कि सर y tan अल्फा
इज इक्वल टू एक्स माइनस एच था, इसको अपान में रेशियो का मतलब वाई टेन बीटा अपान में कितना एक्स प्लस एच है, तो सर वाई वाई देखिए कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे क्रॉस इंटू करेंगे तो बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे कि सर जो हमारा वैल्यू निकल के आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरे बच्चों, तो ये कितना आएगा, एक्स टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा, देखिए दोनों का टेन अल्फा में इंटू होगा, इधर बीटा करोगे कितना आएगा, एक्स टेन बीटा माइनस एच टेन बीटा, आएगा कि नहीं आएगा। आपको एक्स चाहिए तो एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, तो अगर मैं इसको इधर ले लूं तो माइनस हो जाएगा। आप बेहतर है कि इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, नहीं फिर माइनस हटाना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, एच टेन अल्फा माइनस का ये प्लस हो जाएगा एच टेन बीटा इज इक्वल टू, ये इधर कितना लिखा, एक्स टेन बीटा माइनस का एक्स टेन अल्फा, लेफ्ट राइट मैंने किया है, तो यहाँ पे h कॉमन हो जाएगा, तो ये बनेगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे x कॉमन ले लो, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो आपको हाइट ऑफ द क्लाउड x चाहिए था, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो आप कहोगे कि सर x इज इक्वल टू h टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपान टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। आप देख पाएंगे कि जो आपको चाहिए था सीधा ये x लिखा हुआ h इंटू टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, उस चीज को हम लोगों के द्वारा फाइंड आउट कर लिया गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इसी वजह से मुझको बताने की जरूरत पड़ी। ठीक है, सीधा 4 नंबर का या 6 नंबर का सवाल आएगा, सेम क्वेश्चन, तो आपको इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। और ये एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, जहां पे भी डाउट है उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी तो पहले कोशिश रही है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना मिले, और इसी पर बेस्ड अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आता तो कई बार अल्फा बीटा की वैल्यू दे देता है, मीन्स अल्फा बीटा ना बोलकर बोलेगा कि जैसे आपका अल्फा था वो 45 डिग्री है, बीटा आपका 30 डिग्री है, और लेग से अब जो आपने हाइट h लिया उसकी वैल्यू 2 मीटर कह देगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन मेरे द्वारा पेपर में देखा गया है, या जो आपकी बुक्स है वहां पे देखा गया है, तो वो भी बिल्कुल लगाने का तरीका बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन चूंकि यहाँ अल्फा बीटा है तो हम लोगों ने अल्फा बीटा पुट किया है। अगर वहां अल्फा बीटा और h की वैल्यू लिख देगा और क्लाउड की हाइट पूछेगा, तो जो भी अल्फा बीटा एंगल आपको दिया जाएगा उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, और हाइट की वैल्यू जितना भी देगा उतना पुट कर दीजिएगा, तो तब भी आप डायरेक्ट क्लाउड की हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको फार्मूला नहीं याद करना कि जहां भी क्लाउड की हाइट आएगी मैं ये फार्मूला लिख कर डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल दूंगा, वरना आपके मार्क्स 0 मिलेंगे। बिकॉज आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है, ना कि फार्मूला याद करना है। क्लियर? चलिए, इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है इसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक बहुत ही प्यारा फिर से एक नया सवाल लेते हैं आपके लिए। क्लियर? और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर मैं आप सामने देखने की कोशिश करूं, बहुत ही प्यारा सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का, और ये सब स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस है, इसीलिए इनको स्पेशल टाइप की कैटेगरी का सवाल बोला गया है, जिससे कि आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल मैं और लेता हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है, तो उसको हम लोग लिखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन फ्रॉम ए नहीं लिख रखा, फ्रॉम द लिख रखा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, from the top of a tower, the angle of depression of two objects, the angle of depression of two objects on the same side of the tower, on the same side of tower आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा। अभी हम लोग बच्चों क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं, जिससे आपके सामने क्वेश्चन लिखना ये जरूरी है, क्योंकि आपकी बुक के सवाल नहीं है। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर,
इफ द डिस्टेंस बिटवीन BW मतलब बिटवीन ऑब्जेक्ट इज P मीटर, सो दैट हाइट, कह रहा है सो दैट हाइट जो h है ऑफ द टावर इज, टावर लिखा हुआ TOWER, सो दैट हाइट ऑफ द टावर इज गिवन बाई h इज इक्वल टू बोला है P tan अल्फा इंटू tan बीटा अपान tan अल्फा माइनस tan बीटा। बहुत ही प्यारा सवाल आपके लिए, 4 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हम लोग इस सवाल का क्या मतलब समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा बड़ा है बीटा से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज P मीटर, then so that height h of the tower is given by h is equal to P tan alpha tan beta divided by tan alpha minus tan beta। चलिए इसका मतलब समझते हैं। एक टावर के टॉप से दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक ही तरफ हैं, ध्यान रखिएगा, सेम साइड। अच्छी लाइन है। किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि सर अगर मेरे पास ये टावर है, एक मैं इधर ऑब्जेक्ट ले लूं, एक मैं इधर ऑब्जेक्ट ले लूं। इसलिए उसने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि आपको दोनों ऑब्जेक्ट है उनको एक ही साइड लेना है। आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा, तो और इसमें ध्यान रखना है कि अल्फा बड़ा होना चाहिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल का जो डायग्राम है जैसा भी बनेगा, वहां पे मैंने पिछले दिनों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया था कि बड़े छोटे का क्या मतलब होता है। फिर एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि टावर के टॉप पर, ये मेरा टावर है बच्चों, यहां पर कोई ऑब्जर्वर बैठा है। कौन बैठा है? ऑब्जर्वर बैठा है। वहां से ये दो चीजों को देख रहा है, एक का एंगल अल्फा मिल रहा है, एक का एंगल बीटा मिल रहा है। क्लियर? एक का एंगल अल्फा मिल रहा है उसको, एक का एंगल बीटा मिल रहा है। अब मैटर ये है सबसे बड़ा कि कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका जो अल्फा है, जो आपका अल्फा है उसको आपको बड़ा रखना है, बीटा आपको छोटा रखना है। तो इसके लिए मैंने बताया था मेरे बच्चों कि जो आपका ये अंदर का एंगल होता है, आपको अंदर दिख रहा होगा, ये मेरा हमेशा एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का बनता है, और ये वैल्यू हमेशा बड़ी होती है अंदर वाली। इन्हीं दोनों एंगल को कंपेयर करा रहा है कि इसमें कौन अल्फा होगा कौन बीटा होगा। देखिए ठीक है, जो कि ऑब्जर्वर यहां बैठा है, सेम साइड हमने दो पॉइंट लिए हैं, एक का एंगल अल्फा है, एक का एंगल बीटा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये आपको समझना है कि कौन अल्फा कौन बीटा होगा। लेकिन अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है, तो ये हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा इससे बड़ा होता है। इसलिए इसको आपको अल्फा लेना है, इसको आपको क्या लेना है? बीटा लेना है। सुनाई दे रहा होगा आपको बहुत अच्छे से कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने इसको अल्फा ले लिया कि पहले अल्फा है फिर बीटा है, देन आपका आंसर कभी भी नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए उसने साफ साफ बच्चों को बताया कि अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है। क्यों अल्फा बड़ा है? क्योंकि मैंने बार बार जब से ये हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज करा रहा हूं, वहां पे मैंने नोटिस कराया है कि क्यों बड़ा होगा। क्योंकि ये जो एंगल है ए सी, अगर मैं इसको पी कह दूं, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल होता है, और ये दोनों के सम के इक्वल होता है, इसके सम के और मेरे बच्चों इसके सम के। तो अगर मैं अकेले की बात करूंगा तो ये हमेशा बड़ा निकलेगा और ये हमेशा छोटा निकलेगा। राइट? चलिए, और ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं बी और सी, इनके बीच की डिस्टेंस कह रहा है कि पी लेना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या लेना है मेरे बच्चों? पी लेना है। ठीक है, और टावर की हाइट कितना लेना है? एच लेना है। और उस समय आपको दिखाना है कि यही एच की वैल्यू इतना आएगी, पी tan अल्फा tan बीटा अपन tan अल्फा माइनस tan बीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप यहां मार्क करें तो जो इतना एंगल है मेरे बच्चों वो बीटा है, और जो ये पूरा एंगल है जो डबल क्रॉस है, ये मेरा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तब जाके जेड में अल्फा आएगा और जेड में बीटा आएगा। क्लियर? तो आपको ये पीसी नहीं पता है तो इसको आप समथिंग कुछ लेट कर लो, वाई।
हमने y मान लिया इसको। क्लियर। इसके बाद अब अगर हम लोग आगे सॉल्व करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एपीसी और एपीबी सारे बच्चों को दिख रहा होगा। एपीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एपीसी और एपीबी दोनों में लगा दो तो क्या लगाओगे? आप कहोगे सर tan अल्फा ही लगाएंगे, क्योंकि tan अल्फा हमको वहां चाहिए। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको मैं डायरेक्ट न लिखकर परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखूं पहले PA और अपॉन बेस की वैल्यू लिखूं PC। तो PA की वैल्यू मेरी H है, PC की वैल्यू मेरी Y है। तो क्या हो जाएगा? H अपॉन Y। तो अगर आप क्रॉस इंटू कर दो, tan अल्फा इज इक्वल टू मेरा दे रखा है H अपॉन Y, तो क्रॉस इंटू करोगे तो H की वैल्यू कितना आएगी मेरे बच्चों? Y tan अल्फा। बहुत ही प्यारा सवाल है आपके लिए। इसके बाद दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है APB। क्या लिखा हुआ है? जो आपको चाहिए उसको आप छोड़ दो, बाकी रफ कर दो। APB 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 जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें आप बताओ, तो आप अगर tan बीटा लगाओगे तो आप कहोगे कि सर परपेंडिकुलर AP और अपान जो बेस हो जाएगा वो मेरा पूरा BP हो जाएगा। यही तो होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, और जो थीटा होगा उसके सामने का परपेंडिकुलर नीचे का बेस हो जाएगा। तो AP की वैल्यू मेरी H मीटर हो जाएगी और ये पूरा बेस हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर P प्लस Y हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप क्रॉस इंटू करोगे तो आप कहोगे कि सर tan बीटा इज इक्वल टू आएगा H अपान P प्लस Y। तो तिरछा मिर्चा गुणा कर दो तो आप कहोगे कि सर P प्लस वाई इंटू tan बीटा की जो वैल्यू आएगी वो H आएगी। क्लियर। ये आपका मतलब दोनों H इक्वल टू वाई tan अल्फा है और एक H इक्वल टू P प्लस वाई tan बीटा है। दोनों का यूज करके हमको H फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे होगे, तो आप कहोगे कि सर इसमें Y हमें एलिमिनेट करना है। बताओ करना है कि नहीं करना है? तो जब हमें y एलिमिनेट करना है मेरे बच्चों, तो इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप कहोगे कि सर बहुत सिंपल है, y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो इसको नीचे भेज देंगे तो h अपान tan अल्फा आ जाएगा। यहाँ y हम लोग रख देंगे तो y गायब हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ h बचेगा, tan अल्फा बचेगा, tan बीटा बचेगा। तो p प्लस y की जगह होगा h अपान tan अल्फा और इंटू tan बीटा है इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? H हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तो आप कहोगे कि सर इसका LCM ले लीजिए tan अल्फा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का tan अल्फा आएगा, इंटू करोगे तो P tan अल्फा हो जाएगा और प्लस ये कट जाएगा H इज इक्वल ये ऊपर tan बीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? H हो जाएगा। आगे सॉल्व करने के लिए आप कहोगे कि सर इसमें अगर हम लोग क्रॉस इंटू कर दे तो ये tan अल्फा उधर चला जाएगा और tan बीटा को ऊपर इंटू हो जाएगा। तो P tan अल्फा इंटू tan बीटा प्लस H tan बीटा इज इक्वल टू ये इधर क्रॉस इंटू में H tan अल्फा चला जाएगा। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये चीज मेरी इधर की तरफ लेफ्ट राइट में चली जाएगी, क्योंकि मुझे H को फ्री करना है, H मुझे चाहिए। तो P tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू H tan अल्फा माइनस H tan बीटा। अब मुझे H चाहिए, तो आप कहोगे कि सर H आप कॉमन ले लीजिए, तो P tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू H कॉमन ले लो तो tan अल्फा बचेगा माइनस का tan बीटा। अब उसके बाद अगर हम लोग H की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि यही हमें टावर की हाइट चाहिए था, ये जो इंटू में डिवाइड में आ जाएगा। तो P tan अल्फा इंटू tan बीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? tan अल्फा माइनस tan बीटा। आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट है खुद के द्वारा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं चीजों को अपनी तरह से बताता हूं, अपनी तरह से समझाता हूं। इसीलिए पहले ही जो चीजें आपको जरूरत होती है, जहां भी मिलती जाती है, वहां मैं नोटिस भी कराता हूं कि आपको यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ अल्फा ग्रेटर देन बीटा का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने अल्फा
बीटा की जगह कर दिया, बीटा अल्फा की जगह कर दिया, ना समझते हुए तो आपका आंसर कभी भी नहीं निकल पाएगा। उस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो हमको टावर की हाइट थी वो कितना इजी स्टेप में निकलती हुई नजर आई। इसके लिए मैंने बेसिक जब ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का पढ़ाया था तो वहां पे मैंने पहले नंबर पे बताया था कि 90% सवालों में आपका tan ही आना है। ठीक है, तो ये इस वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस की जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, अल्फा बीटा थीटा फाई साई जाई, वो सारी चीजों को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, कराने की आपके सामने कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर का जो डर है, कोई भी चाहे कठिन सवाल है चाहे सरल सवाल है, उसको हम कितना इजी तरीके से कर पाते हैं, बशर्ते कि उसका आपको बेस क्लियर होना चाहिए और उसकी बढ़िया से आप मीनिंग निकाल पाए। क्लियर। और इसी के साथ ये हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज को आज अभी 2 क्वेश्चन खत्म हुए हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन मुझे और बताना है, तो उसको मैं अभी यही स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होंगे, वहां थीटा फाई अल्फा बीटा ही नजर आएगा, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी कि 30 45 60 90 आ पाए। तो उन क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो पे इस लेक्चर को खत्म करता हूं। बस मुझे आप लोगों से एक ही सपोर्ट चाहिए कि जो कमी हो उसको आप बताएं, जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगे उसको आप बताएं, उसको मैं पहले करा पाऊं, और इसके बाद आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे जो मेरा एक अपना सपना है कि ऑल इंडिया लेवल के बच्चे घर बैठे 6 to 10 सीबीएसई आईसीएसई यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम को मैं पढ़ा पाऊं। इकट्ठा तो सारे सब्जेक्ट क्लासेस का नहीं डाल सकता हूं, इसलिए 10th क्लास का पहले बोर्ड है, तो उसके लिए मैंने सीबीएसई बोर्ड का जो मैथ्स है और फिजिक्स है उसको मैंने उठाया है, और मेरी कोशिश है कि बोर्ड पेपर तक मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं। बहुत बहुत थैंक यू।